नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फिटर की तैयारी के अंदर हम ये निमी पैटर्न के जो पीडीएफ दी गई हैं थर्ड सेमेस्टर की, इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 150 तक के क्वेश्चन हम पीछे के वीडियोज़ में सोल्व कर चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन अभी सोल्व कर रहे हैं। और जो मेरे साथी चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं विद सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में। तो जो भी साथी यहाँ पे जूनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सिर्फ इस पीडीएफ को रट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन समझ करके और इन्हीं क्वेश्चनों में क्या क्या बदलाव हो सकता है वो सारे डिटेल्स के साथ में आप इसको देखना है। काफ़ी कुछ बदलाव भी हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ में 120 के बाद के क्वेश्चंस हैं वो सबके आंसर गलत दे रखे हैं, तो वो भी मैंने करेक्ट करा करके निमी पीडीएफ से और सारे के सारे सही आपको आंसर है उसमें करवा रखे हैं। तो जो भी साथियों ने वो चैनल अभी वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट है वो दे सकते हैं। अभी हम 151 से स्टार्ट करते हैं, 200 तक के क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वेजिटेबल ऑयल, मशीन ऑयल, सोल्यूबल ऑयल और पेट्रोलियम जेली। अब क्या है, साथ साथ आपने भी पीडीएफ पढ़ रखी है तो आप भी अपने आंसर टिक करते रखें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता करके जाएं कि आपके कितने आंसर इनमें से सही हुए हैं टोटल। तो ये आपको करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सोल्यूबल ऑयल है वो तांबा और उसकी मिश्र धातु के लिए लैपिंग व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 152 का, लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। जो टूल आपको सामने डायग्राम में दिखाया गया है, इस बार क्या है सीबीटी एग्जाम होने वाला है तो डायग्राम के क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये आपको टूल है, आप इस टूल को देख सकते हैं। 4 ऑप्शन पढ़िए। लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस, लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सरफेस, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्प्लिट टाइप का ये सिलेंड्रिकल लैपिंग टूल है। तो ये जो बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेसेज हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है हमें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद में बदलता है, यानी कि उस तापमान को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। 723 डिग्री के लिए 4 ऑप्शन है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल, मेल्टिंग टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, ये लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, टेक्टोइड स्टील के बारे में आप सबको बताया था कार्बन की मात्रा के हिसाब से। वो वीडियो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 723 डिग्री के बाद जब ऑस्टेनाइट में चेंज होता है उस टेम्परेचर रेंज को क्या कहते हैं हम, एलसीटी कहते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है यहाँ पे, निम्न क्रांतिक तापमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 155। एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है, आपको बताना है कि एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने के लिए गर्म स्टील का नाम, व्हाट इज़ द नेम इफ़ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर, एक नए स्ट्रक्चर में बदल जाए, क्या कहेंगे उसको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फेराइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट और परलाइट। तो आपको बताना सही आंसर क्या है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्टेनसाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस। काटने की क्षमता कौन सी प्रोसेस बढ़ाती है, इन चारों में से आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग। तो ये तीनों तो वैसे ही घटाती हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हार्डनिंग है वो काटने की क्षमता और वियर रेजिस्टेंस को यहाँ पे बढ़ाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है, यानी कि जो भंगुरता को कम करे और टफनेस को बढ़ाए, चरम भंगुरता को कम करके, ऐसी प्रोसेस क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग। तो देखिए चरम भंगुरता को कम करके स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को पैरेलली इक्वल रखता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्डनिंग भी कम नहीं करता।
लेकिन थोड़ी सी टफनेस की मात्रा भी बढ़ा देता है और भंगुरता ज़रा सी कम कर देता है। वो प्रोसेस कौन सी आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर हमारा टेम्परिंग हो जाएगा। 400 डिग्री से नीचे गर्म करके ठंडा करते हैं टेम्परिंग विधि के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि किसी भी टेम्परेचर तक हमने स्टील को गर्म किया और फिर विद स्टैंड उसी टेम्परेचर के ऊपर कुछ समय तक हमने उसको बनाए रखा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोकिंग, हीटिंग, क्वांचिंग या हार्डनिंग। तो जिन भी साथियों ने पढ़ रखा है इजीली यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड से भी आप आंसर कर सकते हैं। पता ना हो तो करेक्ट आंसर हमारा सोकिंग हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग, क्वांचिंग और हार्डनिंग तो अलग प्रकार की प्रक्रिया है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल और एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये सारी चीज़ें क्या करने के लिए काम में ली जाती हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सोकिंग, क्वांचिंग, हीटिंग और ऑस्टेनाइट। तो इजीली बता पाएंगे, करेक्ट आंसर हमारा क्वांचिंग हो जाएगा। ठंडा करने की प्रक्रिया को यहाँ पे क्वांचिंग कहते हैं और उसी के लिए सारे के सारे सॉल्यूशन है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन सबसे तेज़ ठंडा करने के लिए और हवा वो सबसे ज़्यादा देर में ठंडा करने के लिए काम में ली जाती है। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वांचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल और कोल्ड एयर। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, विशेष मिश्र धातु के लिए क्या यूज लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोल्ड एयर इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 400 डिग्री टेम्परेचर से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था पिछले वीडियो में, फिर से आ गया, इजीली बता पाएंगे। 4 ऑप्शन है, टेम्परिंग, हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो देखिए ये तीनों ही प्रक्रियाएं 700-800 डिग्री से ऊपर होती हैं, इससे नीचे नहीं होती हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा टेम्परिंग हो जाएगा, जो 400 डिग्री से नीचे गर्म करके ठंडा करने की विधि है। अगला क्वेश्चन है, एनिलिंग का फ़ायदा क्या, आपको बताना है। तो टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, टू ऐड कटिंग एबिलिटी। करेक्ट आंसर हमारा यहीं पे हो गया, जो इंटरनल स्ट्रेस है उनको दूर करता है एनिलिंग, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील। जो आंतरिक जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग या टेम्परिंग। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया से जो इंटरनल डिफेक्ट्स हैं उनको दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच की इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। हल्के टॉर्क को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए, सैडल की, वुडरफ की, जिबेड की और फीदर की। आप इजीली बता पाएंगे ये अगर आपने सारी की ध्यान से पढ़ी होंगी तो। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वुडरफ की के द्वारा लाइट जो टॉर्क है उसको ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। कौन सी प्रोसेस जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेंथ, टफनेस और ये अफेक्टेड होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या टेम्परिंग के द्वारा, हार्डनिंग के द्वारा, बाय एनिलिंग, बाय नॉर्मलाइजिंग। तो देखिए टेम्परिंग, हार्डनिंग और एनिलिंग, इनसे तो ये चीज़ें बनी रहती हैं, ये करने पे तो ये हमें प्राप्त और होती हैं। तो यहाँ पे जब हम हार्डनिंग कर देते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, चिमड़पन और जो डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ है ये कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हार्डनिंग हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, किस बीयरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम होती है, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नाइलॉन, टेफ्लॉन, सिंटर्ड अलॉय, लेमिनेटेड, फेनोलिक्स। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे टिक करना है कि क्या रहेगा आपका। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी रहेगा, लेमिनेटेड फेनोलिक्स है। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी लो रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, टू विद स्टैंड शॉक, झटके झेलने के लिए, टू कैरिंग जर्नल लोड्स, टू विद स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, टू विद स्टैंड रेडियल लोड। अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए या रेडियल लोड का सामना करने के लिए 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, आप अपना आंसर साथ साथ में टिक कर लीजिए। और भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो एक्सियल थ्रस्ट है उसके साथ में खड़ा रहता है
ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डबल जो रो है रोलर बीयरिंग की, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये बताना है। टू टेक एक्शियल लोड, टू टेक रेडियल लोड, टू टेक हैवी एक्शियल लोड, टू टेक हैवी रेडियल लोड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो बताइए क्या किसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। करेक्ट आंसर आप अपना टिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इसका इस्तेमाल यहाँ पे टू टेक हैवी रेडियल लोड के लिए किया जाता है। जब 2 रोलर बीयरिंग की रो है वो एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं तो भारी रेडियल लोड को ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यों बीयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, प्रिवेंट डैमेज टू बीयरिंग, अलाउ बीयरिंग रन एफिशिएंटली, और चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं यहाँ पे, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसलिए रखते हैं कि जब शाफ्ट कोई गड़बड़ होने लग जाए, मेल्टिंग वगैरह शुरू होने लग जाए, तो शाफ्ट से पहले खुद हमारे जो बीयरिंग है वो खुद ही ख़राब हो जाए, शाफ्ट को बचा ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वॉशर का नाम क्या आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से दिए गए हैं। इंटरनल टाइप वॉशर, एक्सटर्नल टाइप वॉशर, इंटरनल एक्सटर्नल वॉशर और काउंटर सिंक वॉशर। करेक्ट आंसर आप अपना टिक कीजिए, क्या रहेगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी रहने वाला है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से वॉशर है, यही इसका नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 171 का, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बीयरिंग कार्य कर सकता है। विच अलोइंग मेटल बीयरिंग कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग में। 4 ऑप्शन है। कास्ट आयरन, वाइट मेटल, कॉपर लेड अलॉय और कैडमियम बेस्ड अलॉय। आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान देने के लिए इंग्लिश की जो PDF है निमी की, उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। वहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली लिखी गई हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम बेस्ड अलॉय है वो हाई टेम्परेचर और हाई लोड कैरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेयरिंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 172 का, इस धातु की कोटिंग विधि क्या है। आपके सामने डायग्राम दे रखा है कि कौन सी कोटिंग विधि है ये डायग्राम के अंदर। पहला ऑप्शन है क्लैडिंग, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सेराडिजिंग, तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनाइजिंग और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डायग्राम देख के बता सकते हैं। यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा रखा है, प्लस माइनस है, सारी चीज़ें, बैटरी है, कैथोड और एनोड लगा रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि यहाँ पे अपनाई गई है कोटिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन आया, लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। लेड, निकल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोमियम है वो लंबे समय तक कोरोजन से बचा करके रखता है धातु को कोटिंग करने के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए 174, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। ये थोड़ा सा इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना भाई। विच मेटल प्रोटेक्ट्स कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग। तो टेम्परेचर वेरिएशन का कौन सी धातु के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। जिंक, निकल, कॉपर और क्रोमियम। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा रहने वाला है ऑप्शन ए, जिंक है उसके ऊपर टेम्परेचर वेरिएशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल इज यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। केमिकल प्लांट और फूड प्रोसेसिंग में कौन सी कोटिंग मटेरियल उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे लेड, ऑप्शन बी है यहाँ पे कॉपर, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। तो आपको बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा। आप भी अपने आंसर भाई साथ साथ में टिक करके रखें। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हम फूड प्रोसेसिंग में रखते हैं। आपने देखा होगा बर्तनों के ऊपर कोटिंग वगैरह रहती है। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
एक्शियल लोड, रेडियल लोड, एक्शियल थ्रस्ट लोड या वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो देखिए थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल हमेशा वर्टिकल लोड लेने के लिए करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा वर्टिकल थ्रस्ट लोड हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इस बेयरिंग का नाम क्या है, आपको देख करके बताना है। तो बेयरिंग में रोलिंग मटेरियल क्या है, देखिए यहाँ पे काफ़ी बारीक आपके सामने दिखा रखा है। 4 ऑप्शन है, नेडल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग या एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकते भाई, क्योंकि रोलर में बताते हैं तो टेपर में नहीं है यहाँ पे। तो क्या बच गया यहाँ पे, करेक्ट आंसर हमारा नीडल बेयरिंग हो गया, क्योंकि काफ़ी पतला रोलिंग मटेरियल है, तो नीडल है ये इस्तेमाल किया गया रोलिंग मटेरियल, तो नीडल बेयरिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 178 का, कनेक्टिंग रोड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग का इस्तेमाल उपयोग होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, वाइट मेटल, सिंटर्ड अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय और कॉपर लेड अलॉय। तो बताइए इलेक्ट्रिकल मोटर्स में और कनेक्टिंग रोड में कौन से मटेरियल का बेयरिंग है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉपर एंड लेड अलॉय का इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स और कनेक्टिंग रोड में करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 179 का, रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटेड विद अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। देखिए 4 ऑप्शन है, क्लैडिंग, गैल्वेनाइजिंग, सीमेंटेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको बताना है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटेड विद अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। आप अपना आंसर यहाँ पे टिक करके रखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग, देखिए कैलोराइजिंग लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ना है। क्रोमाइजिंग होता है, कैलोराइजिंग होता है। कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन, कौन सा मेटल पाउडर इस्तेमाल करते हैं कैलोराइजिंग में, आपको बताना है। ए ऑप्शन है जिंक पाउडर, निकल पाउडर, क्रोमियम पाउडर या एल्यूमिनियम पाउडर। चारों में से आपको करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बताना है। तो देखिए कैलोराइजिंग में हम एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको नोट कर लेना भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अभी बता रहा था वही आ गया, क्रोमाइजिंग। व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो आपको टेम्परेचर है वो अलग अलग नोट करके रखने हैं अच्छी तरीके से। देखिए 4 ऑप्शन है, 900 डिग्री से 1100, 1000 से 1100, 1100 से 1200 और 1300 से 1400। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्रोमाइजिंग में कितना टेम्परेचर रेंज है वो इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्रोमाइजिंग में इस्तेमाल हम करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। विच मेटल हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, लेड, निकल, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो देखिए करेक्ट आंसर बताओ, आप अपना टिक करके रखो। हाई जो केमिकल रिएक्शन से कम हो पाए ऐसी कौन सी धातु है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो निकल है उसमें केमिकल रिएक्शन है वो सबसे कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 183 का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, आपको बताना है। देखिए एक्स के रूप में चिन्हित, ये कोई बॉल बेयरिंग का डायग्राम है। तो ये यहाँ पे आपकी बॉल्स दी गई हैं, ये इनके बीच में ये क्या चीज़ लगी हुई है जो इनको रोक करके रखती है, इसका नाम पूछ रखा है। तो ऑप्शन है बॉल केस, इनर रेस, आउटर रेस, बॉल सेपरेटिंग गेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे इसको बॉल केज भी बोलते हैं, केज भी बोल देते हैं। यहाँ पे बॉल सेपरेटिंग गेज दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट लोडिंग और कम गति के लिए एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कास्ट आयरन, टिन, ब्रॉन्ज, कैडमियम बेस्ड अलॉय और कॉपर एंड लेड अलॉय। तो बताइए लाइट लोडिंग और जो स्लो स्पीड है उसके लिए कौन सी मेटल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कास्ट आयरन, टिन, ब्रॉन्ज, कैडमियम बेस्ड अलॉय और कॉपर एंड लेड अलॉय। तो करेक्ट आंसर हमारा कास्ट आयरन हो जाएगा भाई। हाई स्पीड के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चीज़ें टूट सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है, आपको बताना है। तो ये कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, ये क्षैतिज थ्रस्ट नहीं ले सकता, ये दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकता, किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट बार को नहीं ले सकता। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैन नॉट टेक हॉरिजेंटल थ्रस्ट।
एंड थ्रस्ट, क्योंकि ये वर्टिकल लेने के लिए तो बनाया गया, हॉरिजॉन्टल लोड है वो ये नहीं ले सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 186, बॉल बेरिंग में क्यों गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं, आपको बताना है। झटके को सहन करने के लिए, विद स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, विद स्टैंड रेडियल लोड, कैरी जर्नल लोड, से पहले भी आया था क्वेश्चन, आसानी से बता पाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग एक्स के पैरेलल समानांतर होता है, ये आपको बताना है कि जो एक्सिस है उसके समानांतर ही उसका लोड लगता है। तो स्प्लिट बेरिंग, प्लेन बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग, प्लेन बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग और रेडियल बेरिंग। तो देखिए जो थ्रस्ट बेरिंग है वो एक्स के समानांतर लोड लेने के लिए, वर्टिकल लोड लेने के लिए ही बनाया जाता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सिंटर्ड अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर एंड लेड अलॉय, कैडमियम बेस्ड अलॉय। करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे टिक करके रखना है कि यहाँ पे क्या रहेगा आपका आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंटर्ड अलॉय है वो हार्ड जर्नल के लिए उपयुक्त रहता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है, विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी लो है और मटेरियल कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, ऐसा कौन सा मटेरियल आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नाइलॉन, टेफ्लॉन, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, लेमिनेटेड फेनोलेक्स। तो करेक्ट आंसर हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो टेफ्लॉन है वो मटेरियल कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी लो है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने 190 का, विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट, जो हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड ले सके वो कौन सा बेयरिंग आपको बताना है। तो ऑप्शन है रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर बेयरिंग, सेल्फ एनाइल रोलर बेयरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। चारों में से सही आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर है हमारा वो यहाँ पे हो जाएगा टेपर्ड रोलर बेयरिंग है, वो हाई एक्सियल लोड लेने के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 191 का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेयरिंग, इस बेयरिंग का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन है स्प्लिट बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग या जर्नल बेयरिंग। तो देखिए ये यहाँ पे सॉलिड बेयरिंग है, स्प्लिट बेयरिंग में दोनों भाग अलग अलग खुल सकते हैं वो होता है, ठीक है। और थ्रस्ट बेयरिंग है वो ऊपर से लोड लेने के लिए बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस बेयरिंग का नाम क्या है, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग और जनरल बेयरिंग। तो देखिए ऊपर से वर्टिकल लोड लेने के लिए इसको बनाया गया, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा थ्रस्ट बेयरिंग हो जाएगा। वर्टिकल लोड लेने के लिए हमेशा थ्रस्ट बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बेयरिंग का नाम क्या है। तो देखिए वही अलग अलग 2 टुकड़े हैं, वही दोनों को जोड़ करके बनाया गया है इसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, स्प्लिट बेयरिंग, बुश बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग या जनरल बेयरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका नाम है स्प्लिट बेयरिंग। 2 भागों में जोड़ करके स्प्लिट करके इसको बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन 94 का, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए 4 ऑप्शन, आउटर रेस, बॉल केज, इनर रेस, रोलिंग एलिमेंट। तो रोलिंग एलिमेंट तो ये है भाई, इनको कहते हैं बॉल, और आउटर रेस इसका ये है, इनर रेस इसका ये है, और ये जो बच गया क्या है वो अपना बॉल केज है, जो बॉल को सेपरेट रखता है एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने नहीं देता है यहाँ पे। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 195 का, किस प्रकार का बेयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने फिर से, बॉल बेयरिंग, बुश बेयरिंग, नीडल बेयरिंग या डबल रो रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन अपोजिट करके पूछ लिया गया इस बार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा डबल रो रोलर बेयरिंग है, वो काफ़ी हैवी रेडियल लोड लेने के लिए इस्तेमाल है वो किया जाता है, ठीक है। आपको भी साथ साथ में अपने जो करेक्ट आंसर है वो टिक करके रखने हैं भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का बेयरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए भी बनाया गया है। अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ जो रेडियल भार भी ले सके, ऐसा कौन सा बेयरिंग है। 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से दिए गए हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर बेयरिंग या एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। चारों में से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है वो दोनों तरह के लोड है वो ले सकता है।
अगला क्वेश्चन है, इस यंत्र का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे एंगल प्लेट रखी हुई है, उसके साथ में ये मार्किंग कर रहा है स्क्राइबर आगे लगा करके। तो इसमें नीचे ये क्या लगी हुई है, इसमें स्लिप गेज लगी हुई है। 4 ऑप्शन है, डेप्थ वर्नियर गेज, वर्नियर हाइट गेज, क्लैंप टाइप हाइट गेज, हाइट गेज विद स्लिप गेज होल्डर। भाई यही है, ये तो स्लिप गेज का होल्डर हो गया, इसमें स्लिप गेज है, हाइट बना करके इनको रिंगिंग प्रोसेस से जोड़ करके इसमें डाली गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 199 का। किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, वाइट मेटल, सिंटर्ड अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय और कैडमियम बेस्ड अलॉय। तो इनमें से सेल्फ लुब्रिकेटिंग स्नेहक किस में होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सिंटर्ड अलॉय है उसके अंदर सेल्फ जो स्नेहक वो होता है, भाई खुद से लुब्रिकेशन कर सकता है, जैसे कास्ट आयरन में होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमित जगहों में किस बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जगह जहाँ पे लिमिटेड स्पेस हो हमारे पास, वहाँ पे कौन सी बेरिंग का इस्तेमाल करेंगे। 4 ऑप्शन है, नीडल बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा नीडल बेरिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके रोलर एलिमेंट है वो काफ़ी बारीक होते हैं, पतले होते हैं और हैवी लोड लेने के लिए क्षमता भी रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएँ, कमेंट में बता करके जाएँ। कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी या वीडियो में कोई बदलाव करना हो तो कमेंट ज़रूर करके जाएं और लाइक करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर ले भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आगे भी इस तरीके से वीडियो हम लाते रहेंगे।